हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कुछ सवाल जो मेरे पढ़ने के दरमियान मुझे काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगती थी। मैं आपसे उन सवाल को साझा करता हूं और आप इन सवालों को देखें और इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। काफ़ी कॉमन सा सवाल कोशिश किया है मैंने कि रेज करूं। हालांकि इसके माध्यम से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेंगी आपको। आप देखें सवाल क्या है। माफ़ कीजिए। सवाल क्या है, क्या हम नदियों का निर्माण कर सकते हैं? ये सवाल है। क्या हम दूसरी गंगा बना सकते हैं? और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान सिंधु नदी पे इतना आश्रित क्यों है? या सीमावर्ती शत्रु देश जैसे कि हम चाइना को ले लें, वो हमें अक्सर तिब्बत से आने वाली नदियाँ जैसे का नाम जानते होंगे आप, जैसे सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है, कि पानी रोकने की या फिर सिंधु जैसे भारत में प्रवेश करती है उनके पानी रोकने की धमकी देता है। ऐसी स्थिति में कोई देश क्यों अपना एक नया नदी नहीं बना सकता? आखिर पाकिस्तान को ही ले लें तो पाकिस्तान क्यों इतना आश्रित है सिंधु पे? हम क्यों इतने आश्रित है गंगा पे या ब्रह्मपुत्रा पे या फिर किसी अन्य नदियाँ पे या फिर साउथ की नदियों को देख ले। वहाँ राज्यों में अक्सर देखा होगा आपने कि आपस में विवाद होते रहते हैं नदियों को लेके। क्या हम यानी कि हम सब लोग, सरकारें, संस्थाएं, ये सब मिलकर क्या हम दूसरी नदी का निर्माण नहीं कर सकते? क्या हम उस नदी का ऑल्टरनेट नहीं तलाश सकते? और अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम एक नदी को लेके इतने आश्रित या इतनी डिपेंडेंसी उस पर क्यों दिखाते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट, पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो परतें हैं, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे उसकी वायुमंडल की जो परतें आगे बढ़ती हैं। और दूसरा, जो हमारी जो पर्वतें हैं जहाँ से नदियों का सामान्यतः उद्गम होता है, नदियों का जो सोर्स है और कैसे नदियाँ बनती है। देखिए, कुछ तो ऐसी बात होंगी नदियों के निर्माण में, तभी हम उसका दूसरा ऑल्टरनेट नहीं तलाश पाते हैं। उसके जैसी हम दूसरी नदियों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। कुछ बात होंगी उनके बनने में और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी नेचर के द्वारा पेश की गई होंगी जिससे हम उसको दोबारा विकल्प के रूप में तलाश नहीं पाते, उसके विकल्प के रूप में, माफ़ कीजिए। ठीक है, देखिए हम समझते हैं इन चीज़ों को। वेट करें। देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। नदी है गंगा। देखिए इसमें क्या है कि नदी गंगा जो है हमारी, वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी, आपने देखा हो, आपने सुना भी उस चीज़ को, कि वो भगीरथी और अलकनंदा के मिलने से, जो कि दोनों के संगम देवप्रयाग में होता है, उसके मिलने से एक नदी का निर्माण होता है जो कि गंगा है। और ये हमारे देश की जीवन रेखा कही जाती है, लाइफ लाइन कही जाती है इस नदी को, गंगा। सवाल आपने पीछे देखा कि आखिर क्यों हम गंगा या फिर अन्य नदियों का वैकल्प नहीं तलाश पाते। दो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, पहला मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के वायुमंडल का बनावट या फिर संरचना किस तरह से होता है। देखिए, अगर छोटी सी इस चीज़ को समझेंगे तो फिर हमें इस चीज़ को समझने में आसानी होगा। बहुत ही क्विक हम इसको कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आप इस चीज़ को देखें। अगर मानिए हमारी वायुमंडल की परतें कुछ इस तरह से है, इसको हम मानते हैं सबसे बेस परत, जमीन, धरती जहां हम रहते हैं, और इसे हम कहते हैं क्या? शोभ मंडल। इसे हम कहते हैं शोभ मंडल। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ लेयर्स बढ़ती चली जाती हैं, और आपने सुना हो जिसे हम फिर आगे चल के समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से हम कई नामों से जानते हैं, राइट। आपने सुना होगा या फिर आप जानते भी होंगे, ये भी एक अल्टीमेट। देखिए, हमने सुना कि देखिए ये एक, मान लीजिए कि ये हमारे पास सूर्य है, ठीक है, ये हमारे पास सूर्य है। आप जैसा कि जानते हो, हमारा सूर्य ही हमारा अल्टीमेट सोर्स है किस चीज़ का? रोशनी का, एनर्जी का, प्रकाश का, जो भी कह लें आप। आप खुद सोचें इस बात को कि आपने सुना भी होगा कि जब हम क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में हमारा, या क्षोभ मंडल जो है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान हमारा घटता है। ये हमारा हाइट है, ध्यान रखें कि ये हमारा हाइट है और ये हमारा तापमान है, टेम्परेचर है। ये बहुत ही अजीब सी बात है। अगर कोई स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानता हो तो उसके लिए थोड़ी ये अलग सी बात लगेंगी कि जब हम किसी ऐसे सोर्स जो हमें प्रकाश देता है, हमें रोशनी देता है, ताप देता है, जब हम उसके पास जा रहे हैं तो तापमान कम रहा है।
सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए था कि जब हम सूर्य के पास जाएं तो तापमान बढ़ना चाहिए था, हमें गर्मी अधिक लगनी चाहिए थी। लेकिन होता इसके उल्टा है, जब हम सूर्य के पास जा रहे हैं तो तापमान घट रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस जिस चरण या फिर जिस फेज़ की हम बात कर रहे हैं, ये जो वायुमंडल का जो फेज है, क्षोभमंडल का जो फेज है, इसमें वायु की उपस्थिति होती है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह सतह से परत से ऊपर की तरफ जाते हैं, वायु का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो हल्की होती चली जाती है। हल्की मतलब कम होती चली जाती है। और जब भी हवा का घनत्व कम होगा तो वो पतली हो जाएगी। और पतली हवा तापमान को कम होल्ड करती है, तापमान कमता है, घनत्व घट जाता है और हमारे ऊपर से जो वायुमंडल का जो लेयर्स है वो हटते चला जाता है। आप देखिए ना, आप अगर बात करें, यहाँ जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहाँ ऊपर से पूरी हवा की एक लेयर बना हुआ है आपके ऊपर, आप यहाँ पे खड़े हैं, पूरा लेयर बना हुआ है। लेकिन जब आप इससे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आप जैसे मानिए यहाँ से चले गए, आप यहाँ चले गए, तो आपने ये हवा जो है, ये जो नीचे का हवा है, ये हवा, इसको आपने नीचे ही छोड़ दिया। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरी क्वांटिटी अगर 10 थी, एक क्वांटिटी मान लीजिए कुछ भी कि 10 थी, तो अगर आपने इतना पार करके, आप इतना पार करके ऊपर चले गए, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने 3 या 4 को तो नीचे छोड़ दिया। तो अब आपके ऊपर कितने रह गए? आपके ऊपर रह गए 6 या 7, सामान्यतः इतने ही रह गए। इसका मतलब आपके ऊपर जो वजन है, जो प्रेशर है, वो कम गया। और जब किसी चीज़ के पीछे, जब आप हवा के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं, अगर वो प्रेशर कम जाएगा तो उसमें जो गर्मी है वो कम हो जाएगी। आपने देखा भी होगा ऐसा होता है। तो फिर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब तापमान घटेगा। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे रेखा की, एक ऐसे पॉइंट की, एक ऐसे बिंदु की, आप ऊपर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और आपका तापमान आपकी ऊंचाई की अपेक्षा, ऊंचाई के समकक्ष स्थिति में क्या हो रहा है कि वो गिरते चला जा रहा है। क्या इस दोनों के बीच क्या कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है? कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आपका तापमान 0 से कम हो जाए? बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि आप जैसे जैसे हाइट को गेन कर रहे हैं, आपका तापमान लूज हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एक समय के बाद आपका तापमान 0 से भी कम हो जाएगा। जब तापमान 0 से भी कम हो जाएगा तो जो जो हवा की होल्डिंग कैपेसिटी है, हवा की जो नमी बनाए रखने की क्षमता है, वो बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो हवा लिक्विड, जो जो जल लिक्विड अवस्था में पाया जा रहा था, वो ठोस बन जाएगा। मतलब वो पानी जमना शुरू कर जाएगा। ध्यान रखिए आप बात को, वो आप पानी को लिक्विड अवस्था में नहीं पाएंगे, वो ठोस अवस्था में जमना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसा एक माना गया है कि एक ऐसी लाइन आएगी, एक ऐसी बिंदु आएगी, काल्पनिक है ये, बस ये मानने की बात है, एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे हम ऊंचाई को गेन करते चले जाएंगे, ऊंचाई को गेन करेंगे, और तापमान हमारा नीचे चला जाएगा। और इसके बाद हम इतनी कम तापमान पे चले जाएंगे कि हमें अब जो जल की जो बूंदें हैं, वो ठोस अवस्था में हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। इस लाइन को हम हिम रेखा कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, ऐसी रेखा जिसके ऊपर जाने पे जो वर्षा की बूंदें हैं या जो जल की बूंदें हैं, वो ठोस अवस्था में पानी पाई जाती है, वो अपना द्रव अवस्था खो देती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो जल जमना शुरू हो जाएगा। और ये रेखा की ऊंचाई सामान्यतः मानी गई है 4000 मीटर से 4400 मीटर। ये सामान्यतः मानी जाती है कि 4000 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई कहाँ से? ये भूपर्पटी से, ये पृथ्वी के सतह से। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो 4000 से 4400 मीटर तक हम जाएंगे। उसके बाद की रेखा को हम उस रेखा को हम कहते हैं कि ये हिम रेखा है। इसके बाद हम जब जाएंगे तो पानी क्या होगा? जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो सामान्यतः, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो सामान्यतः जो हमारी नदी है, सामान्यतः जो हमारा पहाड़ है, जैसे कि आप हिमालयन पहाड़ की बात करते हैं जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, जिस टॉपिक पे हम जाने वाले हैं, आप ये भी देखिए इनकी जो औसतन ऊंचाई है वो 8000 से ऊपर है। इसकी जो बहुत सारी पिक्स की ऊंचाई है वो 8000 से ऊपर है। इसी में से एवरेस्ट है, इसी में से बहुत सारे ऐसे चोटी हैं।
और इसी अब जस्ट कल्पना कीजिए कि आपने देखा कि आपकी जो हिम रेखा की ऊंचाई है वो 4,044 के आसपास है। अब वो हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो लगभग इतनी आ गई। ये इसको मान लीजिए, क्योंकि ये हाइट कितनी हो रही है, ये हो रही है 4400 के आसपास, मीटर के आसपास मान लीजिए। लेकिन आपकी जो पिक्स है वो तो इससे भी ऊपर है, वो तो 8,000 से ऊपर है। आपने देखा भी होगा 8850 के आसपास तो आपकी एवरेज से ऊपर चली जाती है हाइट। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी जो जो गंगा के निकलने वाली जो ओरिजिन है, जिसको आप गंगोत्री हिमानी कहते हैं, वो ओरिजिन अगर ये ओरिजिन अगर यहाँ हो, अगर वो ओरिजिन यहाँ हो, यानी कि यहाँ से आपकी गंगा निकल रही है। ये अगर गंगोत्री हिमानी है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो गंगोत्री हिमानी है, यहाँ से आपकी नदी निकल रही है। अब एक तो ये नदी यहाँ से निकलती हुई यूके यानी कि उत्तराखंड से होती हुई, उसके बाद आपके यूपी और बिहार और झारखंड इन सब चीज़ों से होती हुई जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इनके सोर्स ऐसे बने हुए हैं। लेकिन एक तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून से जब वर्षा जल प्राप्त होती है तो इन नदियों में पानी भर जाता है। और दूसरा, इसके प्राप्त होने से पूर्व ही, चूंकि इस नदी का जो उद्गम है वो ऐसे जगह पे है जो जगह वर्ष भर हिम से यानी कि बर्फ से ढका रहता है। अब चूंकि चाहे वर्षा हो या न हो, लेकिन चूंकि ये जो जगह है वो चूंकि हिम आच्छादित है, हिम से है, तो और जो सूरज की किरणें हैं वो लगातार इस हिम पे पड़ रही है, क्योंकि ये तो ऊपर है। तो ये जो सूर्य की किरणें हैं वो लगातार इस हिम पे पड़ रही है और ये हिम पिघल के पानी के रूप में नीचे आ रहा है। और ये अल्टीमेट किसका सोर्स बन रहा है? इस नदी का सोर्स बन रहा है, जो कि गंगा नदी है। तो क्या इस नदी में कभी भी पानी की आपूर्ति कम होगी? नहीं होगी, हमेशा पानी बना रहेगा इस नदी में। इसीलिए ऐसी नदियाँ जिसका सोर्स वर्षा का जल, जिसका सोर्स हिम यानी कि बर्फ भी है, ये नदियाँ सततवाही होती है, वर्षवाहिनी होती है और इनकी महत्वता, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बनी रहती है। क्योंकि इन नदियों में कभी भी पानी का लेवल कम होगा, बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं होगा। ये नदियाँ आपको हमेशा जल दे सकती है, हमेशा आपको आपकी सिंचाई के लिए, आपकी कृषि के लिए और अन्य सोर्स के लिए आपको पानी की मौजूदगी प्रोवाइड कर सकती है। इसीलिए हम अगर आपने सवाल देखा, सवाल हमारा ये था कि क्या हम दूसरी नदियों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर एक नदी पे इतनी डिपेंडेंसी क्यों होती है, इतनी महत्वता क्यों देते हैं उसकी, कि हम चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे अन्य देश हो, उस नदी के लिए आपस में फाइट तक हो जाती है, लड़ाई तक हो जाती है। हम उस नदी के जल को छोड़ना नहीं चाहते। इनफैक्ट देश छोड़िए, आपने देखा कि साउथ में किस तरीके से जो राज्य है वो एक नदी के जल को ग्रहण करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपस में उनकी फाइट हो रही है। इसका मतलब उस नदी का हम ऑल्टरनेट तलाशने में सक्षम नहीं है। अगर हम ऐसी नदी का निर्माण भी कर दें जो कि मानव निर्मित हो, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो नदी सूख जाएंगी, क्योंकि उसका सोर्स हमने खुद ही डेवलप किया है। उसमें हम उम्मीद करेंगे कि सिर्फ वर्षा जल से ही पानी आएगी, वो बरसाती नदी होगी, सिर्फ बरसाती नदी होगी, वर्षा जल से ही पानी आएगी। एक तो उस वहाँ की ज़मीन की पानी को सोखने की क्षमता, और प्लस जब हम उस नदी से पानी को यूटिलाइज़ करेंगे तो फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि उस साल वर्षे की मात्रा अधिक हो, वर्षा समय पे आए, अधिक मात्रा में वर्षा हो और हम उस नदी को बारिश से भर सकें। लेकिन धीरे धीरे जब बारिश हमारे पास, हम चूँकि मानसून पे डिपेंड हैं, तो मानसून के जल से ही हम डिपेंडेंसी खोजते हैं अपने वर्षा जल में। तो हमारे यहाँ मानसून रहता है कितना समय है? 3 महीने, 4 महीने मैक्सिमम। ऐसी स्थिति में जब हम उसके 8 महीने, 10 महीने जब उस जल का हम इस्तेमाल करेंगे, सालों भर करेंगे, तो नदी सूख जाएगी, उस नदी का जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मानव निर्मित जो नदियां हैं वो कभी भी प्राकृतिक नदियों का, ऐसी नदियों का जिनका सोर्स हिम है, जिनका सोर्स बर्फ़ है, जो कहीं ना कहीं हिम आच्छादित है, उनका ऑल्टरनेट कभी भी नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि ऐसी नदियाँ जैसे कि गंगा, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, जैसे कि सतलज या फिर गोदावरी, हालांकि ऑल्दो गोदावरी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जल ऊपर से प्राप्त करती है तो हम ऊपर की बात करते थे। इसीलिए हिमालयी नदियों का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है कि हम प्राकृतिक नदियों को, ऐसी नदियों को जो ऊपर हिमनद से आती है, उनकी हम महत्वता दूसरी नदियों से ज़्यादा आंकते हैं। यही वजह है कि धार्मिक महत्वता के आधार के बावजूद
उनके अलावा भी अन्य कारणों से भी ऐसी नदियाँ जैसे कि गंगा की इम्पोर्टेंस बनी हुई है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कारण है कि गंगा की इंपॉर्टेंस बनी हुई है, और ये कारण है कि गंगा में सालों भर, या फिर अन्य नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्रा, जैसे कि सतलज, जैसे कि सिंधु, इन सब नदियों में सालों भर बरस भर पानी जमा रहता है, बरस भर जल की आपूर्ति होती रहती है, और कई देश इसकी पानी के लिए डिमांड करते हैं। जहाँ से ये गुजरती है, जहाँ पे जाती है, वो चाहते हैं कि इन नदियों का जल हमें प्राप्त हो सके, चूँकि इनका जल की आपूर्ति जो है वो बरस भर होती रहती है। ये इसका रीज़न है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों। और कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ की अन्य सब्जेक्ट्स के भी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, या फिर पॉलिटी हो गया, या फिर ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस के भी टॉपिक्स हो गए। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। यह मेरा पहला वीडियो था इस संदर्भ में, तो हो सकता है कई बार आपको फंबल या फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हों, तो आप थोड़ा इसे एडजस्ट करेंगे, और मैं धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार कर लूँगा, और आने वाले समय में आप इसमें बेहतरी देख पाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, और फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। आप मेरा चैनल ज़रूर ट्यून करें और आगे इसको देखते रहें। टेक केयर, थैंक यू सो मच।